तो हम चर्चा क्या करने जा रहे हैं, कक्षा 7 का राजनीतिक शास्त्र पाठ 10 का भाग 2। भाग 1 वाला कल पढ़ाए थे ना, पार्ट 1 कल पढ़ाए थे, आज पार्ट 2 पढ़ा रहे हैं। कहानी है इसमें खेत खलिहान से मिल तक। कल चर्चा किए थे मंडी, चले मंडी घूमने ना, और आज हम चर्चा कर रहे हैं खेत खलिहान से मिल तक। अब खेत खलिहान से मिल तक में क्या क्या होता है वो कहानी हम जान जाते हैं, चर्चा करेंगे। कहता है इसके पश्चात सुलेमान चाचा हम लोगों को आगे लेकर चले। सुलेमान कल ही चर्चा किए थे सुलेमान के बारे में। यहाँ लगातार गेहूं की कई थोक दुकानें थी और सुलेमान चाचा जो है वो दिखा रहे थे, बच्चों को परिचित करवा रहे थे। चावल गेहूं ये सब का हॉल मतलब थोक बाजार थे, वहां मिलते थे, ट्रक से आता था ना। प्राय सभी दुकानों में आगे बड़ी बड़ी तराजू एवं पीछे गोदाम था। आगे बड़ी बड़ी तराजू और पीछे क्या था, गोदाम था। ध्यान दीजिए इधर सुमन, तो पीछे गोदाम था। चावल की तरह तथा इन दुकानों में गेहूं प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आता है। कौन गोदाम के बारे में, पटना का गोदाम के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो वहां जो होता विभिन्न क्षेत्रों से आता है। गेहूं बिहार के दूसरी मुख्य फसल है। गेहूं जो है बिहार का दूसरी मुख्य फसल है। चावल तो है ही, चावल बिहार का प्रमुख फसल है ना, और गेहूं जो है, गेहूं बिहार का क्या है, दूसरी मुख्य फसल है। गेहूं बिहार का दूसरी मुख्य फसल है। चावल की तरह गेहूं भी किसानों से मंडी तक पहुंचाता है। चावल की तरह, चावल जैसे मंडी तक पहुंचाता है ना, तो गेहूं भी किसानों को मंडी तक पहुंचाता है। मंडी से तो आप लोग परिचित है। मंडी किसको कहता है, मंडी के बारे में परिचित है ना। मंडी क्या है, मंडी होलसेल को कहते हैं, जहां थोक सामान आप बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। और खुदरा खरीदना है तो छोटा छोटा दुकान आपको जाना होगा, तो बड़ा दुकान जाना होगा। गली के अंत में कुछ दुकानें सूजी आटा और मैदा की थी। गली के अंत में कुछ दुकानें किस चीज की थी, सूजी और आटा की। सूजी और आटा का और मैदा, सूजी आटा और मैदा। मैदा की थी। इनकी काफी बड़ी बड़ी मिलें होती है, ऐसी मिलें। और कहता है गली के अंत में क्या थे, सूजी आटा और मैदा की दुकानें थी। और ये सब जो है सुलेमान जी ने ये भी बताए कि तुम्हारे घर के आसपास जो आटा चक्की होती है, आटा चक्की है ना आसपास में, नहीं गांव में है तो पड़ोस के गांव में है ना आटा चक्की, कहता वहां से यह आटा मैदा नहीं आया। इनकी काफी बड़ी बड़ी मिलें होती है। आटा जो होता है, आटा है, बेसन है, ये सब कहां से है, बड़ी बड़ी मिल से ये सब आता है। ऐसे कहता है ऐसी मिलें पटना सिटी, दीदारगंज और दानापुर आदि जगहों पर है। कहाँ है, पटना सिटी। ऐसे मिलें कहाँ है, पटना सिटी, पटना सिटी और दीदारगंज। पटना सिटी, दीदारगंज और दानापुर।
दानापुर में है ये सब मिल। ये मिल थोक मंडियां तथा बड़े किसानों से गेहूं खरीदते हैं। ये मिल थोक मंडियों तथा बड़े किसानों से गेहूं खरीदते हैं। मिल में ये गेहूं से सूजी, मैदा तथा आटा बनाते हैं। गेहूं से ही सूजी, मैदा और आटा बनाते हैं। सूजी, मैदा, आटा किस चीज से बनता है? गेहूं से ही बनता है। इसे प्राप्त हुआ चोकर भी पशुओं के खाद के रूप में अच्छे मूल्य पर बिक जाता है। चोकर भी जो गाय को खिलाते हैं हम लोग, तो चोकर भी इसी से प्राप्त होता है, अच्छे मूल्य में बिकता है। इससे मिल मालिकों को अच्छा लाभ प्राप्त होता है। इससे मिल मालिकों को क्या होता है? अच्छा लाभ प्राप्त होता है। लाभ प्राप्त होता है। लाभ प्राप्त होता है। किसको होता है? मिल मालिक को। किसको होता है? मिल मालिक को। और ये जो मानचित्र देख रहे हैं बिहार का, अब इसके बारे में चर्चा करें। बिहार के दक्षिण क्षेत्र में स्थित रोहतास, सासाराम, कैमूर, औरंगाबाद, भोजपुर एवं बक्सर जिले के धान के कटोरे के नाम से जाने जाते हैं। धान के कटोरे के नाम से किस किस जिलों को जाना जाता है, ये ध्यान में रखना है। फिर हम पूछेंगे आप लोग से, धान के कटोरे के नाम से किस किस जिलों को जाना जाता है? धान के कटोरे के नाम से जानने वाला राज्य रोहतास। सबसे पहले क्या होगा? रोहतास। रोहतास के बाद है सासाराम। सासाराम, उसके बाद है कैमूर, उसके बाद क्या है? औरंगाबाद, औरंगाबाद, उसके बाद है औरंगाबाद के बाद है भोजपुर, और भोजपुर के बाद क्या है? एवं बक्सर। क्या है? एवं बक्सर। बक्सर जिले। जिले को, जिले के, बक्सर जिले धान के कटोरे। बक्सर जिले धान के कटोरे, धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है। जाना जाता है। धान के कटोरे के नाम से जानने वाला जिला सबसे पहले रोहतास, सासाराम, कैमूर, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर जिले धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है। किस चीज से फेमस है वो? धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है। कटोरे के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ बिहार के कुल चावल उत्पादन के 30% से अधिक उत्पादन होता है। कितना होता है? 30% से अधिक का उत्पादन होता है तथा काफी चावल मिले हैं। ये जो जिला बताए, ये सब जिला में काफी मिले हैं। ठीक, कितना जिला इसमें आता है? इसके अंतर्गत 1 2 3 4 5 6 जिला है। 6 जिला जो है धान के कटोरे के नाम से प्रसिद्ध है।
ई 1 में चर्चा था, अब 2 में चर्चा कर रहे हैं बिहार में रोहतास, चंपारण, सिवान। अब बिहार में क्या है, ये वाला चर्चा हो गया। अब चर्चा करते हैं बिहार में जो है, अब दूसरा भाग चर्चा करें। बिहार में जो है रोहतास, चंपारण, सिवान, मुजफ्फरपुर, रोहतास, चंपारण, रोहतास, चंपारण, सिवान, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, भोजपुर, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर और गया। आदि में गेहूं का खेती होता है। किस चीज का होता है? गेहूं का खेती होता है। खेती होता है। कहता है बिहार में रोहतास, चंपारण, सिवान, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, भोजपुर, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर, गया आदि में गेहूं का खेती होता है। किस चीज का खेती होता है? गेहूं का खेती होता है। अब तीसरा भाग में दर्शाया है, अच्छी खेती होती है। तो बिहार में पश्चिम चंपारण के बारे में हम चर्चा करेंगे। बिहार का जो है पश्चिमी चंपारण, कौन चंपारण है? बिहार में पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण में क्या क्या है? समस्तीपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, और रोहतास। प्रमुख सरसों उत्पादक जिले क्या है? कौन चीज के लिए सब फेमस है? सरसों उत्पादक जिला है। तीसरा भाग में चर्चा हुआ है बिहार में पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, खगड़िया और रोहतास प्रमुख सरसों उत्पादक क्षेत्र है। प्रमुख किस चीज का उत्पादक क्षेत्र है? सरसों उत्पादक क्षेत्र है। इसके बाद सुलेमान जी हम बच्चों को बाजार के दूसरे हिस्से में ले गए। कुछ ठेलों पर
ढेर सारे टीन की खाली कनस्तर लदे हुए थे। सुलेमान जी ने बताया ये सरसों तेल के खाली डिब्बे हैं। ये जो चित्र में देख रहे हैं ये सरसों तेल का खाली टीन है। क्या है? खाली टीन है। सरसों इसमें क्या होता है? सुलेमान जी ने बताया बिहार में खाने में अधिकांशतः सरसों तेल का प्रयोग होता है। किस चीज का प्रयोग होता है? सरसों तेल का। गांव में किसान जो प्राय अपने उपभोग के लिए सरसों उपजाते हैं वे नजदीकी पेराई मिल में सरसों ले जाकर पेराई कराकर तेल एवं खली ले आते हैं। गांव में जो किसान उपज करते हैं सरसों का तो पड़ोस में जो है आसपास में जो पेराई मशीन है उसे पेराई करवा करके तेल और खली ले आते हैं। ऐसे दुकानदार पेराई मिल वाले भी होते हैं जो सरसों लेकर एक निश्चित अनुपात में उन्हें तेल दे देते हैं। सरसों लेकर के उन्हें तेल भी दे देते हैं और खली भी देते हैं ना। बिहार में उत्पादन के प्राय संपूर्ण भाग का खपत अपने प्रदेश में ही हो जाता है। शेष आवश्यकता की पूर्ति राजस्थान तथा अन्य प्रदेशों से होती है। वहां से सरसों तेल विभिन्न प्रकार के पैकिंग रूप में आते हैं। कैसे आते हैं? विभिन्न प्रकार के पैकिंग रूप में आते हैं। सुलेमान जी ने कहा 15 किलोग्राम के पैक इन्हीं कनस्तरों में आते हैं। टीन में कितना केजी रहता है? 15 किलो 15 केजी रहता है। जो आप चित्र में देख रहे हैं ये खाली कनस्तर उन्हीं तेल कारखानों या पैकिंग स्थल पर भेजे जाते हैं। ये जो देख रहे हैं चित्र में देख रहे हैं ना कनस्तर, टीन को क्या यहाँ कहा गया है? कनस्तर। इसमें तेल पैकिंग होता है, सरसों तेल। इसके बाद सुलेमान जी ने हम लोगों को मंडी के उस हिस्से में ले गए जिसमें मकई की खरीद बिक्री होती है। मकई की खरीद बिक्री होती है। फिर मक्का का प्रमुख उत्पादक राज्य बिहार में मक्का बहुत लोगों का भी आहार भी है। यहाँ लोग मक्के का सत्तू, आटा एवं दर्रा का प्रयोग खाने में करते हैं। सत्तू, आटा एवं दर्रा के प्रयोग खाने में करते हैं। सुलेमान जी ने बताया कि मक्का किसानों के स्थानीय छोटे व्यापारी खरीदते हैं। छोटे व्यापारी खरीदते हैं तब ना वो बड़े व्यापारी को देते हैं। ये व्यापारी से मंडी के थोक व्यापारी को बेचते हैं। उन्हें बड़े व्यापारी के पास बेचता है, थोक व्यापारी इन्हें मिलों में बेचते हैं। जो बड़ा व्यापारी होता है कहाँ बेचता है? मकई को मिलों में बेच देते हैं। ये मिल वाले जानवरों एवं मुर्गियों को चारा बनाते हैं। किसान सीधे आकर मंडी में आकर चारा बनाने वाली मिलों को बेचे तो उन्हें मक्का का अधिक मूल्य। अगर किसान डायरेक्ट मिल में बेचेगा ले जाकर के तो उसे अधिक मूल्य मिलेगा ना, मुनाफा कमाएगा। नियंत्रित मंडी में किसान खुली नीलामी द्वारा अपने उत्पाद बेचे तो उनकी फसल का उचित मूल्य मिलता। लेकिन बिहार में नियंत्रित मंडी की व्यवस्था नहीं के बराबर है। बिहार में मंडी की व्यवस्था है क्या? नहीं है। इस कारण किसान अपनी फसल को स्थानीय व्यवसायियों या निजी मिलों को बेचने को बाध्य रहते हैं। बाध्य मतलब होता है जब नहीं है व्यवस्था तो बेचने से वो वंचित रह जाते हैं, नहीं बेच पाते हैं, उसी को बाध्य करते हैं। किसानों को इस मजबूरी का फायदा उठाकर ये व्यवसायी उन्हें फसल का उचित मूल्य नहीं देते हैं। उन्हें फसल का उचित मूल्य नहीं देता है। तिल का उपज किया, 90 रुपया किलो ले लिया। कितना लिया? 90 रुपया किलो ले लिया। वहाँ कितना बेचता है? ले जाकर के 200 रुपया केजी बिकता है। और कोई अनाज आपसे ले लिया और उसके बाद कहीं बेच दिया तो वो क्या होता है? मिल में आप ले जाकर के बेचिएगा तो आपको ज्यादा मुनाफा होगा। तो व्यापारी क्या करता है? इसका मौका का फायदा उठाता है, वो मजबूरी का। प्राय यह मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी कम होता है। यदि मंडी तक सभी किसान पहुंच हो जाए तो उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य मिलेगा। इससे स्थानीय व्यवसायी भी किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य देने को बाध्य हो जाएंगे। फिर अगला क्लास में हम चर्चा करेंगे बागान से मंडी।